हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने क्यूबी डिस्कशन में आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ गोल्डी लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पेपर, ऑडिटर रिसीव्ड सर्टेन कंफर्मेशन फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स आउटस्टैंडिंग इन बैलेंस शीट थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाय नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है, हम ऐसा उनको कंफर्मेशन भेज रहे हैं जिसमें उन्हें रिस्पॉन्स तभी करना है जब कोई अमाउंट मैच नहीं करे। मतलब उनकी बुक्स में हमारी बुक्स में अगर अमाउंट मैच कर रहे हैं तो वो हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, एंड अगर अमाउंट मैच नहीं कर रहे तो उसी केस में ही वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। नेगेटिव कंफर्मेशन का ये मतलब होता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि भली से अमाउंट मैच करे या अमाउंट मैच नहीं करे, आपको दोनों ही केसेस में रिस्पॉन्ड करना होगा। अगर मैच कर रहा है तो हाँ इतना सा लिख दो कि यस इट इज मैच, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच नहीं हो रहा है एंड उसका मेरे बुक्स में अमाउंट ये है, इतना सा लिख के हमें रिस्पॉन्स करना होता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भेजा है, यानी कि अगर अमाउंट मैच कर रहा होगा तो पार्टी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाली है। In list of trade payables, there are number of small balances except one, which is an old outstanding of rupees 20 lakhs, for which no confirmation was received. Comment with respect to standards of auditing relating to confirmation process and how to deal non-receipt of confirmation. क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे ट्रेड पेबल्स थे उसमें तो सारे स्मॉल नंबर्स थे, होमोजीनियस आइटम्स थे, लेकिन एक बड़ा आइटम था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 20 लैक्स का, जिसपे कोई भी हमारे पास कंफर्मेशन बैक नहीं आया, यानी कोई भी हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है फ्रॉम दी पार्टी। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग विच इज एस 505 रिलेटिंग टू कंफर्मेशन प्रोसेस एंड हाउ टू डील विद द नॉन रिसीट। अब वो बोल रहे हैं कि हमें क्या प्रोसेस लगाने चाहिए एंड कैसे ये नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन के साथ डील करना चाहिए। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन समझाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि अगर अमाउंट मैच कर रहा है तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब वो बोल रहे हैं कि हमें नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन से कैसे डील करना होगा। भाई अगर तुम्हारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, उसमें तो तुम्हें यही मानना होगा ना कि अमाउंट मैच हो गया है, तभी पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अब देखो ये होता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन में आपके पास लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस आते हैं, बिकॉज अब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यार अमाउंट मैच हो गया होगा इसलिए पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। एंड पॉजिटिव कंफर्मेशन में तो हमेशा ये गारंटी रहती रहती है कि पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी करेगी। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो वहां पे हमारे पास एक स्केप्टिकल पॉइंट आता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट मीन्स हमें यही मानना होगा कि अमाउंट मैच कर रहे हैं। अब प्रोसेस का आता है कि हम क्या प्रोसेसेस लगा सकते हैं। भाई देखो, अभी तुम्हारे पास कंफर्मेशन नहीं आया है, तुम जो आगे के पीरियड में यानी मार्च के बाद जो तुम्हारे सब्सिक्वेंट पीरियड्स है लाइक अप्रैल मई जून, उसमें देख सकते हो कि कोई मेजर डिसबर्समेंट तो नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर पार्टी को, या इनके बीच में कोई करस्पॉन्डेंस तो नहीं हुआ है, ईमेल प्रोसीडिंग्स तो नहीं हुई है, कोई इनके बीच में मीटिंग्स हुई तो वो एमओएम पढ़ के देख लो, मिनट्स ऑफ मीटिंग। इस तरह के जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो हम एक बार चेक करने होंगे इन रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड पेबल, कि कोई कंपनी में कोई डिसबर्समेंट कोई मीटिंग इस तरह का हुआ है क्या, टू अंडरस्टैंड कि ये बैलेंस करेक्ट है या नहीं है। बट हमें सबसे पहले तो ये समझाना होगा कि नेगेटिव कंफर्मेशन के केस में हमें लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलता है, एंड नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन के केस में हम यही मान सकते हैं कि बैलेंस मैच हो गए होंगे। राइट, नीचे अपना आंसर यही गिवन है, देखते हैं। As per SA 505, negative confirmation is required that confirming party respond directly to auditor only if confirming party disagrees with the information provided in the request. Negative confirmation provide less persuasive audit evidence than positive confirmation. देखो आपको ये लाइन ये वर्ड याद रखना होगा, दिस इज द की वर्ड, less persuasive audit evidence. The failure to receive response to negative confirmation request does not explicitly indicate receipt by intended confirming party of the confirmation request or verification of accuracy of information contained in the request. देखो, नेगेटिव कंफर्मेशन में कई सारे सिनेरियोज रहते हैं। एक तो ये कि उनके पास रिक्वेस्ट पहुंच गई है एंड मैच हो गया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई रिक्वेस्ट उन तक पहुंची ही नहीं, वो लेटर उन तक पहुंचा ही नहीं, वो ईमेल उन तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे केस में उनके पास वो लेटर नहीं है, ईमेल नहीं है, तो वो हमें कैसे रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। तो ये भी एक केस बन सकता है, लेकिन अभी सारी एम्बिग्विटी के अंदर है क्योंकि हमने नेगेटिव कंफर्मेशन चूज किया है। Accordingly, failure of confirming party to respond to a negative confirmation request provides significantly less persuasive audit evidence than does a response to positive confirmation request. Confirming parties also may be more likely to respond, indicating their disagreement with a confirmation request when information in the request is not in their favor and less likely to respond otherwise. अभी क्या बोल रहे हैं
कि अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रहता है तो उस केस में कंफर्मिंग पार्टी भी तभी रिस्पॉन्ड करती है जब कोई हमारी बुक्स में ऐसा बैलेंस है जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। फॉर सपोज हमारी बुक्स में आ रहा है कि ना 20 लाख आपको हमें पे करना है, लेकिन उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 15 लाख है, तो वो हमें जाके बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारी बुक्स में 15 लाख ही पेबल है, हम आपको उतना ही देंगे। एंड आपकी बुक्स में अगर ड्यू दिखा रहा है 20 लाख का, तो नहीं, हम उतना आपको पे करने वाले नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारी बुक्स में दिख रहा है कि भाई आपको 20 लाख पे करना है, लेकिन उनकी बुक्स में आ रहा है कि भाई उनको तो 25 लाख पे करना है, तो उस केस में बोलेंगे कि यार उनकी बुक्स तो पूरी 20 लाख बोल रही है, मतलब वो तो हमारे लिए फेवरेबल अमाउंट है, कोई बात नहीं, अपन रिस्पॉन्ड नहीं करते, अपन अपनी बुक्स में भी राइट ऑफ कर देते हैं 5 लाख और 20 लाख का ड्यू दिखाते हैं कि हमें सिर्फ 20 लाख पे करना है। तो वहां पे उनके लिए तो फेवरेबल आइटम हो गया, तो हो सकता है वो उस केस में रिस्पॉन्ड नहीं करे कि ठीक है, इनके हिसाब से 20 लाख है, हम 20 लाख ही पे करके इसे खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि कंफर्मिंग पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करती है तब अमाउंट कोई ऐसा हो जो उनके लिए फेवरेबल नहीं हो। In the instant case, auditor sent negative confirmation request requesting trade payables having outstanding balances in the balance sheet while doing audit of Goldie Limited. One of the old outstanding of 20 lakh has not sent the confirmation on credit balance. In case of non-response, auditor may examine subsequent cash disbursements or correspondence from third parties and other records such as GRNs. Further, non-response for negative confirmation does not mean that there is some misstatement, as negative confirmation request itself is to respond to auditor only if confirming party disagrees with the information provided in the request. मतलब हम डायरेक्टली इसे misstatement नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, या कह सकते हो कि ये थोड़ा हमारा एनालिटिकल बेस पे था, क्योंकि हमारे पास एक सिनेरियो था एंड देन सिनेरियो के बेसिस पे हमें पहले नेगेटिव कंफर्मेशन भी समझाना था, उसका फिर अपन को फैक्ट्स ऑफ द केस समझाने थे, एंड देन लास्ट में हमें प्रोसीजर्स बताने थे कि हमारे पास अब नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन है तो उसमें हम क्या प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा एनालिटिकल क्वेश्चन था, स्मॉल इजी बट एनालिटिकल क्वेश्चन। तो इसको आप मेरे अकॉर्डिंग एक बार 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको इसकी लैंग्वेज भी सेट हो जाएगी। Next question. During audit of FS of Lux Limited for year ended 31st March 2024, CA Suyash, statutory auditor, requested external confirmation for certain trade receivables and trade payables as part of audit procedures in accordance with SA 505. CA Suyash sent confirmation request to a debtor for balance of rupees 15,50,000 which was outstanding for more than 6 months, insisting him to respond directly to auditor, confirming whether they agree or disagree with the balance stated. He also sent a confirmation request to a creditor with outstanding balance of 13,25,000, requesting a response only if there was disagreement with the stated amount. अब उसने देखो 2 confirmation request letters भेजे हैं, एक वाला तो क्या है पॉजिटिव, क्या बोल रहा है, insisting him to respond directly to auditor confirming whether they agree or disagree with the balance stated, यानी कि आपको दोनों ही केसेस रिस्पॉन्ड करना है whether you are agreeing or disagreeing with the stated amount। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर। दूसरा उसने क्या बोला है कि आपको रिस्पॉन्ड तभी करना है जब आपका डिसएग्रीमेंट हो विद द स्टेटेड अमाउंट, यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर। क्या लिखा है, CS Suyash received responses from aforementioned debtor and creditor in the following manner. The debtor confirmed that as per their records, they owed 14,90,000 to Lux Limited instead of rupees 15,50,000 as per the company's books। यानी डेटर क्या बोल रहे हैं कि हमें आपको सिर्फ 14,90,000 देने, ना कि 15,50,000। आपने ये जो एक्स्ट्रा में हमारे 60,000 दिखा रखे हैं ड्यू में, उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। मतलब उन्होंने बेसिकली हमें डिसएग्रीमेंट बताया इन दी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, द क्रेडिटर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब कि जो हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर था उसमें तो क्रेडिटर ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड बाय ऑडिटर टू डेटर एंड क्रेडिटर। ऑल्सो डिस्कस कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिटर शुड टेक फॉर डिस्क्रिपेंसी इन कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम डेटर एंड नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम क्रेडिटर। तो देखो, सबसे पहले तो हम पॉजिटिव कंफर्मेशन बताएंगे एंड नेगेटिव कंफर्मेशन, दोनों की डेफिनेशन बताएंगे, उन्हें समझाएंगे। उसके बाद आता है कि अब ये जो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आया 14,90,000 और 15,50,000 का, इसके केस में आप क्या करोगे। इसको सबसे पहले तो हम दूसरे ऑडिट एविडेंस से इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि देखो एक प्रोसीजर तो ऑडिटर ने लगाया एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, अब उसके साथ उसने दूसरे हमने प्रोसीजर्स भी तो अप्लाई करे होंगे, जैसे उसने रेवेन्यू को मैच किया होगा, डेटर्स देखे होंगे कि भाई किस किस हमने टोटल ओवर द ईयर में हमने परचेजेस मतलब सेल करी है, उन सबको रिकंसाइल किया होगा, तो उसके सामने भी एक बैलेंस आया होगा, उसने भी कैलकुलेशन करी होगी कि भाई ओपनिंग बैलेंस इतना था, ड्यूरिंग द ईयर हमने इतनी सेल्स करी है, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास इतना पैसा आया, तो हमारा बैलेंस इतना बचा हुआ होना चाहिए। तो उससे भी हमारे पास एक फिगर आया होगा कि भाई लुक्स लिमिटेड से हमें कितना पैसा लेना बाकी है।
तो उससे हम चेक करके करेंगे कि भाई एक्चुअल में हमारा कितना ड्यू अमाउंट है, क्या हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग 15,50,000 ही ड्यू है, या फिर जो हमारा डेटर कह रहा है 14,90,000 उतना ही ड्यू अमाउंट है, उसे इवेल्युएट करेंगे। एंड देन फिर हम जाकर के मैनेजमेंट को बोलेंगे कि देखो, और जो हमारा दूसरा पार्टी है लुक्स लिमिटेड है, उससे तो हमारे पास ये आया कि उनका ड्यू अमाउंट इतना ही है, एंड हमारी भी जो कैलकुलेशन हुई है उसमें भी डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, तो प्लीज एक बार आप इसे अपने लेवल पे भी इवेल्युएट कर लीजिए, एंड देन हमें बताइए कि कौन सा ड्यू अमाउंट आपका करेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स में भी चेंजेस करें। तो इस तरह से हमें पूरा ये एक बार जो मैंने आपको हिंदी में बताया है यही अपन को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके लिखना है कि यस, हमें एक बार अपने जो अदर एविडेंसेस हमें मिले हैं, अदर हमारे जो कंक्लूजन है उससे एक बार कोरॉबोरेट करके देखेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट दैट there is discrepancy with the amount stated in the book and with the amount being told by the party and being obtained from our पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंसेस। तो ये हमारा पहला प्रोसीजर हो गया इन द केस ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन। अब जो हमारा नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन है इन दी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर, उसमें तो देखो हमें यही मानना होगा कि अगर कोई भी हमारे पास लेटर नहीं आया, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, यानी कि अमाउंट हमारा मैच हुआ है विद द स्टेटेड अमाउंट, क्योंकि हमने यही बोला था कि आप तभी रिस्पॉन्ड करना जब आपका कोई भी डिसएग्रीमेंट हो। तो ये दोनों हमारे प्रोसीजर्स रहेंगे इन द केस ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर एंड द नेगेटिव कंफर्मेशन, राइट। हम नीचे आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव कंफर्मेशन की, सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की हमारे पास डेफिनेशन गिवन है, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस फॉर द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एंड देन नीचे हमारा प्रोसीजर आ गया कि हमें अपने मैनेजमेंट के साथ एंड विद द अदर ऑडिट एविडेंस बीइंग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसके साथ कोलैबोरेट करके देखना होगा। एंड देन लास्ट में नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर का लिखा हुआ है, एंड देन उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं आया दैट मीन्स आपको यही अज्यूम करना होगा कि अमाउंट मैच हो चुके हैं, राइट। Next question. Your firm has been appointed as statutory auditor of AGM Private Limited for financial year 18-19. While verification of company's trade receivables as on 31st March 2019, accountant of AGM Limited has requested you not to send balance confirmation to a particular group of trade receivables since said balances are under dispute and matter is pending in the court. As statutory auditor, how would you deal in this situation? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑडिटर कुछ पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल्स को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने बोल दिया कि प्लीज आप उनको मत भेजो बिकॉज उनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है एंड वो अभी तो जो आपको बैलेंस दिख रहा है हमारी बुक्स में वो भी कंफर्म बैलेंस नहीं है बिकॉज देयर इज अ लिटिगेशन गोइंग ऑन इन द कोर्ट। तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा, उसने तो छोड़ दिया, हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन। तो भी सिचुएशन क्या बनी है कि हम तो रिक्वेस्ट लेटर भेजना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट ने हमें मना कर दिया एंड उसके कुछ रीजंस हैं, यानी कि अब हमें मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर उसके पॉइंट्स लिखने होंगे। समझ में आया कि क्वेश्चन से आपको कैसे देखना है कि हमें कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्या सिचुएशन बनी है, हम भेजना चाहते हैं, मैनेजमेंट ने मना कर दिया बिकॉज देयर इज सम रीजंस, यानी मैनेजमेंट का रिफ्यूजल आया है टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर। तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखो ये हमारा अब बना है बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। अगर आपको ये केस सिनेरियो एक बार समझ में आ गया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो फिर तो ये एकदम डायरेक्ट हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है ना, पूरा फुल, ये बिल्कुल हमारे थ्योरी नोट्स में एज इट इज गिवन है, आप जाकर के अभी चेक कर सकते हैं। एंड आपको ये समझना है कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक भी दे रखा है ऑफ द रिवीजन ऑफ एसे 505, उसमें मैंने आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम इन डिटेल समझाए हुए हैं, तो आप जाकर लिंक पे क्लिक करके ये सारे पॉइंट्स आराम से समझ सकते हैं, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question. Mr. Z, who is appointed as auditor of Elite Company Limited, wants to use confirmation request as audit evidence during course of audit. What are the factors to be considered by Mr. Z when designing a confirmation request? Also state effects of using positive confirmation request by Mr. Z. तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले तो फैक्टर्स पूछा गया है एंड दूसरा इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट।
तो ये देखो दोनों ही हमारे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप मेरे थ्योरी नोट्स में जाके देखोगे तो आपको ये दोनों ही पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से दोनों ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, मैंने आई बटन पे भी शो कर रखा है। आप जाकर के एक बार रिवीजन वीडियो को देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को इजीली समझ सकते हैं। आप देखोगे तो ये जितना भी लिखा हुआ है कंटेंट इन दी आंसर वो बिल्कुल एज इट इज है विद दी थ्योरी नोट्स। तो मैं इसे दोबारा यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, आपको समझना है, आप जाकर के लिंक पे क्लिक करके उसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Agrawal, in course of audit of PQ Limited, wants to perform external confirmation procedure to obtain audit evidence. Guide Mr. Agrawal listing out factors that may assist him in determining whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures. तो क्या पूछ रहा है वो? Factors in determining whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures. आप देखोगे ये भी हमारा एक डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है वो कि क्या हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारे थ्योरी नोट्स में डायरेक्टली गिवन है एंड ये सारे आंसर में जो पॉइंट्स है वो हमारे थ्योरी नोट्स से मैच कर रहे हैं। आपको इन्हें समझना है इन डिटेल, डायरेक्टली आप लिंक पे जाके क्लिक करके समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका सिर्फ टाइम बचाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं उन्हें दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही ताकि आपका टाइम सेव हो सके एंड डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके उन्हें समझ सकते हैं एंड आपका क्यूबी डिस्कशन का टाइम भी बहुत छोटा हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं हम। During audit of Star Limited, company engaged in production of paper. Auditor received certain information for balances of trade payables outstanding in balance sheet through external confirmation by negative confirmation. In list of trade payables, there are number of small balances except one, which is an old outstanding of 20 lakhs, for which no confirmation was received. Comment with respect to standards of auditing relating to confirmation process and how to deal with the non-receipt of confirmation. ये तो हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्ट वापस से कॉपी पेस्ट हो गया है। 20 लाख का ऊपर भी 20 लाख ही था, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा एंड इट इज अ मतलब इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन बेसिकली। राइट, एनालिटिकल तो है, इजी एनालिटिकल क्वेश्चन, बट इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे बुक में से ऐसा कीजिए, जस्ट रिमूव दिस, no need to do. Okay, last question, as auditor of True Limited you have sent positive confirmation request to 30 creditors in March 24. All the creditors in informal sector are small concerns. You selected to send positive confirmation request to all the above parties at their business addresses stated on respective bills after discussing the matter with CFO of the company. CFO is cooperative and does not raise any hassles in the matter. Responses to confirmation requests are received within a week's time. Your article assistant informs you that out of 30 creditors, GST registration of 25 creditors have been cancelled during financial year 23-24 itself by collating information from GST portal. He further informs you that there are no fresh registrations pertaining to PANs of these parties. How would you proceed to deal with the situation as auditor of the company? तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, ऑडिटर ने 30 क्रेडिटर्स को पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजा था एंड सबसे विद इन अ वीक्स टाइम उनके पास रिस्पॉन्स आ गया, वाओ वेरी फास्ट। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि आउट ऑफ 30 क्रेडिटर्स 25 क्रेडिटर्स का पैन वो क्या जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है एंड उन्होंने दोबारा से कोई री रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम पैन भी नहीं लिया है, यानी कि वो बिजनेस ही बंद हो चुका है। अब एक बात समझ नहीं आती, 30 क्रेडिटर्स में 25 क्रेडिटर्स का जब बिजनेस बंद हो चुका है तो विद इन अ वीक्स टाइम उन्होंने रिस्पॉन्स कैसे कर दिया, कैसे उन्होंने बैलेंस को कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे दोबारा से डाउट क्रिएट होता है कि यार वैसे तो हम पार्टीज को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं और वो महीनों तक हमें रिस्पॉन्ड नहीं करती एंड यहाँ पे विद इन अ वीक उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, इतना फास्ट कैसे। तो यहाँ पे भी एक सस्पिशन आता है कि भाई ये तो टू गुड टू बी ट्रू, जो हमेशा एक लाइन यूज करते हैं टू गुड टू बी ट्रू, वो वाली सिचुएशन हो चुकी है एंड उसमें बाद में पता चलता है कि 25 क्रेडिटर्स तो ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुका है एंड उन्होंने दोबारा अपने पैन पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी कि यहाँ पे बिजनेस बंद हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं वैसा लग रहा है कि यहाँ तो कुछ तो इंटरसेप्शन हुआ है, यानी कि हमने जो रिक्वेस्ट लेटर भेजा था वो ओरिजिनल कंफर्मिंग पार्टी के पास नहीं गया है, वो ये तो कोई बिजनेस क्या कंपनी का जो कोई बंदा होगा, एम्प्लॉय होगा, उसी के पास
चला गया एंड उसने रिस्पॉन्ड बैक कर दिया कि ओके बैलेंस मैच हो रहे हैं। ये इसी तरह की सिचुएशन दिख रही है, यानी कि बीच में इंटरसेप्शन हुआ है, उसमें ऑल्टरेशन किए गए हैं, बैलेंस को बस जो भी उनको लिखना होगा वो लिख करके वापस से भेज दिया गया, यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल पार्टी से कोई भी रिक्वेस्ट लेटर कंफर्म होके नहीं आया है, ये बीच में इंटरसेप्शन हुआ है बाय द कंपनीज ऑफिशियल्स ओनली। तो यहाँ पे भी एक सस्पिशन है, हमें इसे दोबारा इन डिटेल जाकर के, यानी अब हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा करके इसे पूरा इन डिटेल चेक करना होगा। अब हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम उसकी अब तो जो एक रिलायबिलिटी होती है उस पर बहुत बड़ा डाउट खड़ा हो चुका है, राइट। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। SA 505 states that if auditor determines that response to confirmation request is not reliable, auditor shall evaluate implications on assessment of ROMM, including risk of fraud and on related NTE of other audit procedures। तो अब other audit procedures में क्या आ गया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी अब हमें अपना टेस्ट ऑफ डिटेल्स का जो एक्सटेंट है उसे इंक्रीज करना होगा, बिकॉज अब हमें इन डिटेल हर जाके बैलेंस को चेक करना होगा। In the instant case, GST registration of 25 concerns have been cancelled in year 23-24. It indicates that businesses on those addresses were closed. Further, there are no fresh registrations pertaining to PAN of these parties. However, auditor sent external confirmation requests in March 24, which were duly responded. It raises questions on reliability of responses received. SA 500 indicates that even when audit evidence is obtained from sources external to entity, circumstances may exist affecting its reliability. All responses carry some risk of interception, alteration, or fraud. Interception, right? Such risks exist regardless of whether a response is obtained in paper or electronic or other medium. Factors that may indicate doubts about reliability of response include कैसे किस तरह के आपके डाउट्स हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले था वॉज रिसीव बाय ऑडिटर इनडायरेक्टली, यानी ऑडिटर के पास कैसे आया है, इनडायरेक्टली, यानी पहले तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसके पास वो लेटर आया एंड देन मैनेजमेंट ने हमें वो प्रोवाइड कराया, यानी ऐसे वाया घूम के आया नहीं, जबकि ओरिजिनल पार्टी से डायरेक्टली वो ऑडिटर के पास आना चाहिए, वो सिचुएशन नहीं हुई, डायरेक्टली ऐसे घूम कर आया है। तो अभी ये वाला तो अपना पॉइंट नहीं है, यहाँ पे तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, उसके पास डायरेक्टली आए हैं लेकिन इतनी जल्दी आ चुके हैं कि उसकी रिलायबिलिटी पे शक हो रहा है। appear not to come from original intended confirming party, ऐसा लग रहा है कि जो हमारी ओरिजिनल पार्टी है, ओरिजिनल कंफर्मिंग पार्टी है, उससे नहीं आया, बीच में कुछ तो इंटरसेप्शन एंड ऑल्टरेशन हुआ है। तो अपना तो ये वाला केस बनता है। इनडायरेक्टली वाला केस नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्टली ऑडिटर के पास आया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जरूर है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये ओरिजिनल कंफर्मिंग पार्टी से नहीं आया, बिकॉज 25 कंसर्न्स का तो जो बिजनेस है वो ड्यूरिंग द ईयर में बंद हो चुका है। Keeping in view circumstances described in case situation, there is a risk that response has not come from originally intended confirming party. Unreliable responses may indicate a fraud risk factor that requires evaluation. Right? So it's also an analytical question. किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई है कि भाई सबसे पहले तो हमें बोला कि उनके पास सारे रिक्वेस्ट लेटर्स आ चुके हैं, देन हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पता चला कि भाई 25 कंसर्न्स का तो बिजनेस ही बंद हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, हमें फैक्ट्स ऑफ द केस भी बताने होंगे, देन हम ये लिखेंगे कि भाई 25 कंसर्न्स का बंद हो चुका है एंड इतनी जल्दी आ गया, तो उसमें किस तरह के आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं। दो तरह के आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स रह सकते हैं कि भाई या तो इनडायरेक्टली आया हो या फिर ओरिजिनल पार्टी से नहीं आया। तो अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ओरिजिनल पार्टी से नहीं आया है। अब ओरिजिनल पार्टी से नहीं आया तो उस केस में हमें आगे क्या प्रोसीजर्स अपने लगाने होंगे, भाई हमें अपना रोमम का असेसमेंट चेक करना होगा, हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स को इंक्रीज करना होगा, यानी हमारे जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है उनमें चेंजेस करने होंगे, उन्हें और इन डेप्थ करना होगा ताकि हम जो हमारे कंफर्मिंग पार्टीज है उनके बैलेंस को सेल्फ चेक कर सकें। राइट, सो इट इज अ स्मॉल इजी एनालिटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं बोलूंगी एंड यस आपको इसे 2 से 3 बार एक बार रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको ये लैंग्वेज, आपको ये राइटिंग स्टाइल समझ में आ सके एंड अगर ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सके। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इतने ही क्वेश्चन मुझे आपके साथ ऐसे 505 में डिस्कस करने थे, इससे ज्यादा बनते भी नहीं है। राइट, देखो इस पीडीएफ में मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे टिल सितंबर 25 एनटीपीज आरटीपीज वो सब की सब इसमें कवर कर चुकी हूँ मैं, कुछ भी इसमें छूटा हुआ नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। राइट, सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत इंसाइट्स मिले होंगे, आपको बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस हो जाएंगे इस वीडियो से एंड यस मैं और भी वीडियोस लाती रहूंगी इन अ वेरी फास्ट मैनर ताकि आपका ऑडिट का रिवीजन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। राइट, सो
जल्दी मिलूंगी आप लोगों के साथ विद सम न्यू वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। मैं अपने अटेम्प्ट में सीए जरूर बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ओके, सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी मिलूंगी। लेट्स स्टे ट्यून्ड। हे दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।